नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के अंदर भी अज्ञात लोगों की एंट्री हो चुकी है। अननोन मैन या अननोन गनमैन, आप जो भी बोल सकते हैं। अब भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले बड़े बड़े क्रांतिकारी अब अचानक से ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं दोस्तों। और ये सब तब हो रहा है जब चाइना ने कोलकाता से महज 188 किलोमीटर दूर अपना नया मैरीटाइम बेस सेट करने की साजिश अभी कंप्लीट कर ली है। पर पड़ोसी देश में जो कुछ भी अभी चल रहा है वो कोई नॉर्मल नहीं है दोस्तों। पर्दे के पीछे जो एक खौफनाक अभी खेल शुरू हो चुका है वो हमारे देश की ईस्टर्न सिक्योरिटी का जो पूरा मैप वो बदल देगा। अभी हुआ क्या है, बीजिंग के जो ग्रेट हॉल में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान और शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट, उनके बीच एक ऐसे डील पर हस्ताक्षर हुआ है जो भारत के पीठ में सीधा छुरा घोंपने जैसा है। बांग्लादेश का जो उनका जो सेकंड बिजिएस्ट सी पोर्ट मोंगला पोर्ट, उसकी जो 110 एकड़ की जो अल्ट्रा स्ट्रेटेजिक जमीन जो पहले ऑफिशियली भारत के पास थी, एक डेडिकेटेड जो आपका इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए, उसे बांग्लादेश ने ऑफिशियली भारत से छीन कर चाइना के हवाले कर दिया है। एंड दैट्स नॉट ऑल दोस्तों, चाइना अब भारत के सबसे बड़े सेंसिटिव बाउंड्री जोन यानी तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के अंदर भी पैसे और अपने इंजीनियर लेकर अभी घुसने की तैयारी कर रहा है। ये कोई दोस्तों कॉमर्शियल ट्रेड डील नहीं है, ये भारत की ईस्टर्न मैरीटाइम बाउंड्री पर चाइनीज नेवी का डायरेक्ट वेलकम पार्टी चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नई दिल्ली चुपचाप तमाशा देख रहा है? देखिए, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल साहब और हमारी जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, उसने पिछले 24 घंटे में एक काउंटर मूव या हम चाल जिसे बोलते हैं वो चल दिया है, जिसे पूरे डिप्लोमेटिक सर्कल्स में एक इम्पोर्टेंट मूव अभी समझा जा रहा है। भारत ने क्या किया है, भारत ने जो है बांग्लादेश में अपने नए जो हाई कमिश्नर भेजा है, उन्हें किसी आम डिप्लोमेट का नहीं बल्कि डायरेक्टली यूनियन कैबिनेट का स्टेटस दिया गया है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स के इतिहास में भी शायद ये पहली बार है कि किसी एम्बेसडर को डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर की पावर और स्टेचर देकर ढाका भेजा गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश के साथ मामला नॉर्मल फॉरेन मिनिस्ट्री का अभी नहीं रहा, ये आप बोल सकते हो एक डायरेक्ट वॉर रूम और नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और ये जो चल रहा है अभी, जो खिचड़ी पक रहा है बांग्लादेश और चाइना के बीच, इसी बीच भारत ने 28 जून से बांग्लादेश के लिए नॉर्मल टूरिस्ट वीजा फिर से बहाल कर दिया है। ये दोस्तों एक मास्टर स्ट्रोक है। अभी मैं समझाऊंगा कि ये कैसे मास्टर स्ट्रोक है, और वीडियो पे अंत तक बने रहे क्योंकि भारत का काउंटर मूव क्या है इसे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, जो कि कोई और नहीं बताएगा आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। देखिए दोस्तों, मास्टर स्ट्रोक कैसे है मैं बता रहा हूँ आपको। एक तरफ हम वहाँ की जो आम जनता पर अपना जो सॉफ्ट पावर और मेडिकल डिपेंडेंसी दोबारा अभी हम उनको दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो लोग आएंगे इसी के बीच हम साइलेंटली जो है अपना बैक चैनल जो एसेट्स है हमारे उनको दोबारा से इन्फिल्ट्रेट करने का रास्ता हम वो बना रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हर देश करता है और अभी भारत बढ़ चढ़ के करेगा। लेकिन इस कहानी में जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल डीप स्टेट एंगल है ना, उसे तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं। वो क्या है, जैसे ही जो बांग्लादेश, मैंने कहा बांग्लादेश में नए हाई कमिश्नर गए हैं दिनेश त्रिवेदी साहब, तो जैसे ही हमारे जो दिनेश त्रिवेदी साहब वो वहां पहुंचते हैं, अपनी जो संभलते हैं कार्यभार, वैसे ही वॉशिंगटन के एक पब्लिक स्टेटमेंट आता है। ये स्टेटमेंट किसी आम अमेरिकन ब्यूरोक्रेट का नहीं था, ये डायरेक्ट ट्वीट था सर्जियो गोर का। यहाँ देखिए, ये है चाल, ये है मास्टर स्ट्रोक। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि सर्जियो गोर कोई नॉर्मल एम्बेसडर नहीं है, ये वॉशिंगटन का सबसे पावरफुल आदमी है, क्योंकि ना उसके डायरेक्ट एक्सेस है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खासकर सर्जियो गोर को इंडिया के एम्बेसडर के साथ साथ यूएस स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया करके भेजा है। तो ये डुअल डेजिग्नेशन वाला बंदा है और बहुत बड़ा ही खास बंदा है। और एक अमेरिकन स्पेशल एनवॉय जो पूरे जो रीजन की जो जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है, वो अचानक से एक इंडियन डिप्लोमेट को पब्लिकली उसको बैक क्यों कर रहा है? क्यों ना
ये डिप्लोमेट अभी कैबिनेट रैंक का दर्जा उन्हें दिया गया है। तो अब ये क्यों हुआ है? क्यों ना ठीक उसी वक्त जो बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान वो बीजिंग में बैठे थे, और ये जो जियोपॉलिटिक्स की भाषा में क्या बोला जाता है पता है आपको? ये बोला जाता है द डबल पिंसर स्ट्रेटेजी। वॉशिंगटन ने जो ये पब्लिक स्टेटमेंट दिया है उसने बीजिंग और ढाका को दोनों को एक क्लियर वार्निंग दी है। पहला क्या है, अमेरिका ने साफ कर दिया है कि भारत जो भी स्टेप्स लेगा उसके साथ, मतलब ढाका के खिलाफ अमेरिका उसके साथ खड़ा है। फुल अमेरिका डिप्लोमेटिकली भारत के साथ खड़ा है और इंटेलिजेंस बैकिंग भी वो भारत को देगा। और दूसरा, एक साइलेंट इकोनॉमिक जो है एक थ्रेट है, मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे। बांग्लादेश का जो पूरा जो टेक्सटाइल और गारमेंट का एक्सपोर्ट वो अमेरिका को होता है और यूरोप के बहुत जगह पे होता है। तो यूएस एनवॉय ने भारत के साथ ये खुलेआम खड़ा होना मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि बेटा अगर तुमने मोंगला पोर्ट पर चाइना का माल चलाया तो हम तुम्हारे एक्सपोर्ट मार्केट को रातों रात बंद कर दे। तो एक तरह से बैक हैंडेड जो है भारत को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, साथ साथ चेतावनी भी भेज रहा है। अगर बांग्लादेश चालाक होगा उसको समझ आ जाएगा, अगर बांग्लादेश नहीं समझता है तो कुछ नहीं कर सकते। तो खेल ऊपर ऊपर की डिप्लोमेसी, कैबिनेट रैंक्स और इंटरनेशनल ट्वीट तक सीमित अभी नहीं रहा। तो असली खेल तो अभी डिप्लोमेटिक स्टेज में वो तो अलग बात है। अभी असली खेल जो ढाका और मेमनसिंह की अंधेरी गलियों में वो अभी शुरू हो चुका है। हम सबने देखा ही है कि कैसे पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के अंदर बैठे भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर निपटाया गया है। अब धुरंधर पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। और मई 2026 में जब पुलवामा हुआ था उसके बाद उसका मास्टरमाइंड हमजा बुरहान मुजफ्फराबाद में निपट गया। और मीडिया ने क्या कहा? मीडिया ने यही कहा कि भाई अननोन गनमैन या अज्ञात लोगों ने उसको 72 हुरों के पास भेज दिया है। लेकिन पिछले 72 घंटों में अभी खबर क्या आ रही है कि ये जो अज्ञात लोग अब ऑफिशियली बांग्लादेश के अंदर भी वो एक्टिव हो चुके हैं। तो अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश के अंदर एक खौफनाक सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आप सबको तो याद होगा कि बांग्लादेश में एक हिंदू युवा को ब्लास्फेमी के झूठे आरोप में, उसका नाम था दीपू चंद्र दास, उसको लिंच किया गया था। और जिसने वो अफवाह फैलाया था उसका नाम था हसन शहादत। तो उसकी लाश जो है ना अचानक एक बिजली के तार से लटकता हुआ मिलता है। तो बांग्लादेश में भी अभी अज्ञात लोग अननोन में अभी घूमना उनका शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के जो इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। वहां के जो अभी नए जो रेडिकल नेटवर्क को समझ नहीं आ रहा है कि जो खेल कल तक पाकिस्तान में चल रहा था वो अचानक ढाका के गलियों में कैसे शुरू हो गया है। तो ये होती है आपका ऑफेंसिव डिफेंस। देखिए, अगर बांग्लादेश की नई सरकार को लगता है कि वो शेख हसीना की जाते ही भारत के दुश्मनों को पनाह देगी और पाकिस्तान और चाइना के दम पर वो कूदेगी, तो उन्हें ये क्लियर मैसेज अभी दिया गया है कि भैया घर में घुसकर मारेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि मार कौन गया। अभी देखिए, चलिए हम थोड़ा सा पूरा अभी मैप को समझते हैं। चाइना का एक बहुत पुराना बिजनेस मॉडल क्या है? वो कहते हैं उसको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। पहले ये लोग आते हैं बैंक का सस्ता चेकबुक लेकर, फिर आपकी जमीन पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, और जब आप उनका कर्जा नहीं चुका पाते तो वो आपकी जमीन पर अपना बोर्ड वो लगा देते हैं। तो इतिहास गवाह है, मैं कोई हवा में तो नहीं बोल रहा ना। हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चाइना के पास चला गया है क्योंकि उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का, आज वहां पाकिस्तानियों से ज्यादा जो है आपके चाइना के सिक्योरिटी फोर्सेस वो दिखते हैं। और अब वही पुराना ट्रैप मोंगला पोर्ट पर अभी सेट हो चुका है। तो ये खेल जो है मोहम्मद यूनिस जो इंटरिम गवर्नमेंट से के टाइम से ही वो शुरू हो गया था। उन्होंने जानबूझकर इंडिया के जो हीरानंदानी ग्रुप को मिला था, एक्चुअली वो मोंगला पोर्ट को डेवलपमेंट करने के लिए जो इकोनॉमिक जोन को, उसको डीलिस्ट कर दिया था। बहाना क्या दिया था कि काम धीमा चल रहा है। भैया, अपने देश में दंगे करवाओगे, भारत के जो आपके एम्बेसी के ऊपर अटैक करवाओगे, पथराव करवाओगे वीजा ऑफिसेस पर, फिर क्या बोलोगे कि भारत के इंजीनियर्स हमारे यहाँ धीमा काम कर रहे हैं तो हम उनको अभी निकाल देंगे। तो यूनिस ने जैसे ही भारत को हटाया, ये जो नया अभी उसके बाद जो अभी प्रधानमंत्री बना है तारिक रहमान, वो थाली लेकर पहुंच गया। क्या पहुंचा? बीजिंग। और वहां पे चाइना का जो है ना, चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को
110 एकड़ के जमीन जो है वो गिफ्ट करके वो आ गया है। अब इसका जियोपॉलिटिकल खतरा आप लोग समझिए। मोंगला पोर्ट जो है हमारे कोलकाता पोर्ट से सिर्फ 188 किलोमीटर दूर है। इतने में तो हमारे जो दिल्ली एनसीआर के लड़के वो गाड़ी निकालकर मुरथल के पराठे खाने चले जाते हैं। तो समझ रहे हो आप, मतलब डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ चाइना के मिलिट्री ग्रेड रडार्स और उनके साइंटिफिक वेसल्स आ गए तो हमारे जो कोलकाता पोर्ट हो या उड़ीसा का आपका पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम का आपका नेवल बेस और हमारी नेवी की हर एक मूवमेंट डायरेक्ट जो है बीजिंग के सर्वेलेंस के अंडर आ जाएगा। तो सबसे बड़ा खतरा हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन स्नेक को है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से वो जोड़ता है। तो चाइना वहां बैठकर हमारे गर्दन दबाने की कोशिश में है अभी। लेकिन बांग्लादेश जो है एक बहुत बड़ी वो गलती वो कर रहा है। आप अपना दुश्मन बदल सकते हो, अपना पड़ोसी नहीं। चाइना तो बहुत दूर बैठा है लेकिन भारत आपके 3 तरफ से घेर कर बैठा हुआ है, ये तो बांग्लादेश भूल रहा है। अगर नई दिल्ली ने अपना रुख थोड़ा भी सख्त किया तो पानी या बिजली काटने जैसे आम तरीके तो बहुत पीछे छूट चुके हैं बॉस। भारत के पास एक ऐसा 4 स्टेप एसिमेट्रिक प्लेबुक तैयार है जो बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश का दम घोट देगा और चाइना के जो ये मोंगला और जो तीसरा प्रोजेक्ट को वहीं के वहीं जमीन पे धो के रख देगा। मैं बता रहा हूँ 4 स्टेप्स में अभी गिनवाऊंगा क्या कर सकता है भारत। समुद्र में पहला स्टेप है कि समुद्र में दुश्मन को रोकने के लिए हमेशा जंग के जहाज आगे नहीं किया जाता। भारत के पास एक ऐसा लीगल और टैक्टिकल चाल है जो बिना कोई इंटरनेशनल लॉ तोड़े बांग्लादेश के मैरीटाइम कॉरिडोर्स को पैरालाइज कर सकती है। इंडिया जो है अपनी जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज और ईस्टर्न नेवल कमांड को यूज करके बे ऑफ बंगाल के जो क्रिटिकल इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स के पास कंटिन्यूअस नोटिफाइड हैजर्ड एरियाज और लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्टिंग जोन्स घोषित कर सकता है। जब भारत बोल देगा कि इस बड़े समुद्री हिस्से में हम एडवांस्ड वेपन या ब्रह्मोस की टेस्टिंग करेंगे तो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक कोई भी कमर्शियल शिप या कंटेनर उस रूट में एंटर नहीं करेगा। बस तो बांग्लादेश आने जाने वाले सारे जो कमर्शियल शिप्स को हजारों किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ेगा, जिसे उनका शिपिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस रातों रात आसमान छू जाए बिना कोई नेवल ब्लॉकेड लगाए। हम ढाका के मैरीटाइम ट्रेड का गला घोट सकते हैं। दूसरा स्टेप, अब बात करते हैं चाइना के मोंगला कंस्ट्रक्शन को इंडिया जमीन पर कैसे ठप करेगा। तो मोंगला पोर्ट की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वहां बड़ी शिप्स तभी आ सकती है जब कुसुम नदी के चैनल की लगातार ड्रेजिंग की जाए। और चाइना जो इंजीनियरिंग वहां कर रहा है उसमें हाई प्रिसिशन सैटेलाइट गाइडेड जो सर्वे इक्विपमेंट और ऑटोमेटेड क्रेन्स का यूज हो रहा है। तो यहाँ इंडिया 2 तरीके अपनाए। पहला क्या है? पहला है अंडमान और निकोबार कमांड से इंडिया अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नेटवर्क को एक्टिव करके पूरे मोंगला जो मैरीटाइम जोन में जीपीएस और जीएनएस सिग्नल्स को साइलेंटली डिग्रेड या स्पूफ कर दे। चाइनीज इंजीनियर्स के ऑटोमेटेड जो इक्विपमेंट और सर्वेइंग टूल्स के कैलिब्रेशन फेल होने लगेंगे, जिससे कंस्ट्रक्शन का काम हर रोज डिले हो। दूसरा, कुसुर जो नदी का जो अपस्ट्रीम वाटर फ्लो इंडिया से आता है, वहां से हेवी इको डेब्रिज और नेचुरल सिल्ट को इस तरह मैनेज किया जाएगा कि चाइना जितने चैनल साफ करे अगले ही हफ्ते वो दोबारा मिट्टी से भर जाए। तो चाइना पैसे फेंकता रहेगा, उनके मशीन फेल होते रहेंगे और कंस्ट्रक्शन 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा। स्टेप 3, चलो मान लेते हैं कि चाइना ने जैसे तैसे रो धोकर पोर्ट थोड़ा बहुत बना लिया, तो उससे चलाने कौन देगा? अगर चाइना को लगता है कि वो मोंगला पोर्ट पर 110 एकड़ जमीन लेकर वहां ऐसे करेगा तो भारत उन्हें समुद्र के अंदर घेरने की तैयारी कर चुका है। भारत ने जो नेवी के नए अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस और जो एडवांस्ड एकॉस्टिक सेंसर्स नेटवर्क को बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। भारत वहां कोई फिजिकल नेवल ब्लॉकेट लगाकर इंटरनेशनल पंगा नहीं लेगा। भारत जो है सिंपली मोंगला पोर्ट की तरह आने जाने वाले हर एक चाइनीज कमर्शियल कंटेनर और स्टेट रन शिप को कंटिन्यूअसली शैडो और ट्रैक करेगा यूजिंग सब सरफेस सोनार एरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट। तो इसका असर क्या होगा? पूरे ग्लोबल शिपिंग मार्केट में मोंगला पोर्ट का रिस्क रेटिंग इतना हाई हो जाएगा कि इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी उन शिप्स का इंश्योरेंस प्रीमियम 300% बढ़ा देगी। कोई भी ग्लोबल शिपिंग लाइन मोंगला आने को तैयार नहीं होगा। पोर्ट चाइना का होगा लेकिन वहां पर चिड़िया भी पर नहीं मार पाई। पोर्ट खाली पड़ा रहेगा और बांग्लादेश चाइना के डेट के नीचे
ये दबता चला है। चौथा और आखिरी स्टेप क्या होगा, और जो चाइना तीस्ता रिवर के रेस्टोरेशन और एम्बैंकमेंट बनाने के बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है ना, उसकी चाबी वेस्ट बंगाल का गाजोलडोबा बराज में इंडिया के पास है। भारत को तीस्ता का पानी पूरी तरह रोकने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया एक नए तरीके का हाइब्रिड वॉर चलाएगा जिसे कहते हैं सिल्ट फ्लशिंग टेक्निक। मॉनसून और प्री मॉनसून के सीजन्स में भारत अपने जो अपस्ट्रीम डैम्स और बराज के स्लुइस गेट्स को एक स्पेशल पैटर्न में खोले। इससे पानी के साथ साथ लाखों टन भारी मिट्टी और सिल्ट एक झटके में बहकर बांग्लादेश के जो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाए। चाइना ने जो भी नए एम्बैंकमेंट और जो डगआउट फाउंडेशंस बनाई होंगी वो सब की सब भारी मिट्टी के दबाव में चोक हो जाएंगे और उनका पूरा स्ट्रक्चरल डिजाइन वो फेल हो जाएगा। जब तक उनके इंजीनियर्स उस मिट्टी को साफ करेंगे, इंडिया अगले ऑटोमेटिक रिलीज कर देगा। तो इस हाइड्रोलॉजिक जो लेवरेज के सामने चाइना की हर मेगा मशीन घुटने टेक देगी और ये प्रोजेक्ट उनके लिए एक कभी ना खत्म होने वाला मनी पिट बन जाए। तो कहानी का साफ साफ निष्कर्ष यही है दोस्तों, बांग्लादेश ने शॉर्ट टर्म चेकबुक के चक्कर में उस चाइनीज ड्रैगन का हाथ थमा है जो पहले मीठा बोलता है और बाद में पूरा देश निगल जाता है। लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि नई दिल्ली अब बदल चुका है। अगर वहां चाइना का माल आएगा तो हमें भी पता है कि चाइना का माल चलेगा तो चांद तक, नहीं तो रात तक ही रुक जाएगा। और वहां चलने वाले अज्ञात लोग इस बात का जिंदा सबूत हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को बांग्लादेश के प्रति और ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अपनानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।